हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड संजू। और थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरे पड़ोसी मतलब कितने पड़ोसी मैं वो भी बता देती हूँ आपको। ये वॉल दिख रही है पीछे, इस वॉल के पीछे ही उनका घर है। मतलब उनके घर और मेरे घर के बीच में बस ये एक वॉल का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा पड़ोसी हैं। एंड चौल में जनरली घर ऐसे ही होते हैं जिनको पता है कि दो घर के बीच में बस एक वॉल का ही डिफरेंस होता है। तो स्टोरी शुरू होती है मुर्शिदाबाद से। जो हमारे स्टोरी के हीरो हैं वो है साहिल भैया। उनका मैं नाम रख रही हूँ साहिल। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर किसी का भी रियल नेम नहीं बताऊंगी। एंड जो हमारी हीरोइन है, यानी जो कि इसकी मेन लीड आप लोग समझ सकते हैं, उनका नाम मैं मधु रख रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी का बैकग्राउंड शुरू होता है उनके बचपन से। वो मुर्शिदाबाद में ही रहे हैं, बचपन से ही पले बड़े वहीं पर थे। एंड मधु दीदी भी वहीं सेम गांव में रहती थी। उन दोनों का रिलेशन काफी बचपन से ही शुरू हो जाता है। एंड बचपन से ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। छुप छुप के मिलना, खेतों में बातें करना, ये सारी चीजें उन लोगों में होती थी। फिर धीरे धीरे वो दोनों बड़े हुए। अब गांव में लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती है, तो मधु दीदी के भी घर पर शादी की बात चलने लगी। तो मधु दीदी साहिल भैया से बोलते हैं कि तुम अपनी फैमिली में हमारे बारे में बात करो, वरना मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। तो यहाँ साहिल भैया अपनी फैमिली में जाकर इस रिश्ते के बारे में बताते हैं। लेकिन साहिल भैया की फैमिली काफी रेप्यूटेड फैमिली थी गाँव की, तो वो इस रिश्ते को नहीं मानते, क्योंकि जो मधु दीदी थी वो बहुत ही छोटे फैमिली से बिलोंग करती थी, गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। तो साहिल भैया की फैमिली ना तो सिर्फ साहिल भैया को डांटती है, बल्कि गांव के सारे लोगों के सामने मधु दीदी की फैमिली को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, जिससे उनके मम्मी पापा की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। और ऐसे टाइम में साहिल भैया चुपचाप खड़े रहते हैं एंड कुछ नहीं बोल पाते। उसके बाद मधु दीदी अपने मम्मी पापा का जो इंसल्ट था वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। एंड वो उसी गांव के बीच में एक बड़े से पेड़ पर रातों रात फांसी लगा लेती है। एंड जहाँ तक मैंने सुना है कि जब उन्होंने फांसी लगाई थी तो वो प्रेग्नेंट भी थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है ये मुझे नहीं पता। आगे उनकी डेथ के बाद, मधु दीदी की डेथ के बाद साहिल भैया के साथ बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगी। जब भी उनके रिश्ते के लिए किसी लड़की को देखा जाता तो उस लड़की पर कुछ ना कुछ हमला हो जाता, या तो इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ हो जाता, और वो इनके यानी साहिल भैया की बॉडी में भी आती थी एंड आकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। फिर वहां पर बहुत बाबा ओझा इनको दिखाया गया। एंड एट द एंड वहां के एक अच्छे बाबा ने उनको एक ताबीज बना कर दिया और उनको कहा कि कभी भी इस ताबीज को उतारना नहीं है। लेकिन अब मधु दीदी ना तो केवल साहिल भैया के बॉडी में आती थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को सिक्योर कर लिया था ताबीज से, लेकिन अब वो उनकी फैमिली को डिस्टर्ब करने लगी थी, फैमिली पर हमला करती थी। तो ये सारी चीजों के बाद वो बाबा के पास जाते हैं एंड बाबा एक ही चीज सजेस्ट करते हैं कि इसे इस गांव से दूर भेज दो। अगर ये इस गांव से दूर चला जाएगा तो वो इसका पीछा नहीं कर पाएगी। एंड फिर वो आते हैं कोलकाता, यानी कि हमारे पड़ोस में, जो कि उनके अंकल का घर था। वो यहाँ आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सारी चीजें नॉर्मल थी। वो यहाँ पर कई सालों तक रहते हैं, कई सालों तक। मतलब मैं जब क्लास 8 में थी तब वो यहाँ आए थे। एंड उस समय भी उनकी एज ज्यादा नहीं थी, वो 18-19 कैसे थे। एंड उसके बाद वो यहाँ 3-4 सालों तक उन्होंने यहाँ पर काम किया। यहाँ उनके अंकल का एक शॉप है, होटल टाइप है, तो वो यहाँ पर आकर काम करते थे एंड अपना दिन गुजारते थे। एंड ठीक इसके उधर में ही जो कमरा है वो वहीं पर सोते थे। फिर क्या हुआ, साल ऐसे अच्छे बीतते गए। हमारे साथ भी उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी, बिकॉज वो बहुत प्यारे थे। वो सबसे अच्छे से बात करते थे। सारे हमारे आसपास में जितने भी बच्चे थे वो सबसे अच्छे से बात करते थे। एंड उसके बाद 4 साल बाद, मुझे आज भी याद है, 2019 का दुर्गा पूजा का टाइम था एंड वो दिन था दुर्गाष्टमी का। तो जी हाँ, मैं तो आज तक मैं सिर्फ मूवी में सुनती आई हूँ कि हाँ दुर्गाष्टमी के दिन जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड मूवीज में भी मैंने देखा है, नानी दादी से भी ये चीजें सुनी है एंड वो चीज मैं अपनी आंखों के सामने देखती हूँ। तो दुर्गाष्टमी के दिन इवनिंग के 5 बजे
मैं उनसे मिलती हूँ, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्होंने हमें और मेरी 2-3 सहेली थी तो हमें रोल ऑफर किया, क्योंकि उनके अंकल का जो शॉप था वो फास्ट फूड का शॉप था, तो वो वहीं पे काम कर रहे थे। एंड वो हमें रोल ऑफर करते हैं, लेकिन मैं उस रोल को नहीं खाती। मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैं घर आ जाती हूँ। मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स उनसे रोल लेती हैं एंड वो भी अपने घर आकर नॉर्मली सो जाती है। हमें बाद में पता चलता है कि उनके लिए एक लड़की देखी जा रही थी गांव में, एंड उनका प्लान था कि वो दुर्गा पूजा के बाद गांव जाएंगे एंड उस लड़की से फाइनल बात करेंगे, क्योंकि फैमिली में सबको लगा कि इतने साल हो गए हैं कुछ नहीं हुआ, तो शायद सारी चीजें अब नॉर्मल हो गई हैं, तो वो बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं एंड वो गाँव में एक लड़की देखते हैं। अब क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम फास्ट फूड का जो स्टॉल्स है वो काफी ज्यादा चलता है, तो वो दुर्गा पूजा से पहले यहाँ से नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए वो दुर्गा पूजा के लिए यहीं रुक गए थे। एंड उस अष्टमी के दिन क्या होता है, जब वो सुबह नहाने जाते हैं तो उनका जो ताबीज था वो अचानक से टूट जाता है। एंड वो इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ठीक है इतने साल तो नॉर्मली चला गया, तो अब कुछ नहीं होता, शायद जो धागा है वो पुराना हो गया था इसीलिए टूट गया, ठीक है। तो वो इस चीज को लाइटली लेते हैं एंड उस ताबीज को खोल के अपने बैग में रख देते हैं। ताबीज वो नहीं पहनते। उसी दिन 12 बजे हम मतलब मैं, मम्मी, भाई बहन, हम लोग अपने घर पे सो रहे थे एंड मेरे पापा बाहर थे, क्योंकि ऑब्वियसली ओकेजन था, पूजा था, तो पूजा में सारे अंकल्स थोड़ा सा पार्टी वार्टी करते हैं लेट नाइट, तो पापा भी सारे अंकल्स के साथ बाहर थे, ठीक है। एंड तो मैं जस्ट बेड पे सोई थी मेरे भाई बहनों के साथ, एंड मेरी बहन उसी दिन मुझे लात मार के बेड से नीचे गिरा देती है रात में नींद में, एंड उसके बाद मेरा नींद टूट जाता है। तो मम्मी मुझे अपने पास नीचे सुला लेती है, बोलती कि रहने दो, अभी तो पापा नहीं है, तो तुम मेरे साथ मेरे बगल में सो जाओ, बेड पे मत सो। पता चला फिर से गिरा दी, तो मेरी नींद ऑलरेडी टूट चुकी थी। जैसे ही मैं अपने मम्मी के पास जाकर सोती हूँ, अचानक से ना बाहर बहुत आवाज आने लगती है। मेरी मम्मी को लगता है कहीं पापा बाकी अंकल लोगों के साथ या मेल्स में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि किचन पे होता है, ड्रिंक करके लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मम्मी को लगा कहीं वो तो नहीं। तो मम्मी मुझे बोलती तुम सो, मैं बाहर से देख के आती हूँ। मैं बोलती हूँ मम्मी मैं भी जाऊंगी, लेकिन मम्मी बोलती है नहीं तुमको नहीं जाना होगा, तुम सो जाओ, मैं आती हूँ। मम्मी बाहर चली जाती है। काफी लेट हो गया था, मम्मी अभी तक घर नहीं आई, तो मैं भी जाती हूँ बाहर। एंड बाहर मैं जो चीज देखती हूँ, मतलब वो साहिल भैया जो अभी मुझे जस्ट रोल ऑफर कर रहे थे, वो एक भयंकर रूप में वहां पर खड़े थे। मतलब वो सीन में आज भी मेरे आंखों के सामने वो झलकता है। लिटरली उनकी आंखें लाल, उनको 3-4 अंकल मिलके ऐसे पकड़े हुए हैं, वो किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं। उनकी वॉइस बिल्कुल बदल चुकी थी। तो मेरे पापा ने भी उनको होल्ड कर रखा था और 3 अंकल थे, उन्होंने भी उनको होल्ड कर रखा था, और वो उनको किसी बाबा के पास ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और वो उनको फोर्सफुली टैक्सी में बैठाते हैं। जो कोलकाता में येलो टैक्सी चलती हैं, वो उस टैक्सी में उनको बैठाते हैं, क्योंकि कैसे ले जाएंगे, ऐसे तो पैदल तो उनको ले जाया नहीं जाएगा। लेकिन पहले तो किसी के काबू में वो आते नहीं है, वो बैठते नहीं है, वो अंदर नहीं जाना चाहते हैं। एंड अंदर जाने के बाद वो इतना चीखते हैं, उनकी आवाज तो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। वो जस्ट ऐसे अपना मुट्ठी बनाकर टैक्सी की छत पे मारते हैं एंड छत पे उनके हैंड का पूरा निशान बैठ जाता है। वो देखने के बाद मैं मम्मी के पीछे खड़ी थी, मम्मी को नहीं पता था कि कब मैं उनके पीछे आ गई। मैं लिटरली रोते हुए भागते हुए मैं घर आई। सिर्फ मैं ही अकेले नहीं जागी थी, और भी बच्चे थे मेरी एज के जो जाग चुके थे हमारे नेबरहुड में। लेकिन सारे लोग एक रूम में किसी एक ही बच्चे के घर में सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए थे, क्योंकि सबको डर लग रहा था। लिटरली सारे बच्चे रो रहे थे जो भी उस टाइम जगे हुए थे। लेकिन मैं उनके पास नहीं जा पा रही थी, क्योंकि इस घर में मेरे भाई बहन दोनों सो रहे थे एंड मैं उनको काफी देर से जगा रही थी कि प्लीज जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ, लेकिन वो नहीं जाग रहे थे एंड मैं उनको छोड़ के जा भी नहीं पा रही थी। मैं यहीं पे बेड पे बैठ के रो रही थी एंड मैंने गणेश जी की मूर्ति अपने हाथ में ली एंड फोन में हनुमान चालीसा चला दिया एंड मैं वही बैठ के सुन रही हूँ एंड मैं रो रही हूँ एंड मैंने ये सारी विंडोज वगैरह बंद कर दी ताकि बाहर का कोई भी वॉइस मुझे ना सुनाई दे। बहुत देर हो जाने के बाद मैं देखती हूँ कि आवाज कम हो गई, फिर आवाज और तेज आने लगी। मतलब पूरी इस वॉल के उस तरफ से मुझे आवाज आने लगी साहिल भैया की, वही चेंज हुई आवाज। एंड वो आवाज में एक ही चीज बोल रहे हैं,
मैं इसे खुश नहीं रहने दूंगी, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी, मैं इसको जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। एंड वो मैं पूरा सुन पा रही थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, इसके आर पार आवाज चली जाती। अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर उस रूम में कोई है तो सुनाई दे रहा है, तो पूरी आवाज मैं सुन पा रही थी। एंड मेरी मम्मी दौड़ते हुए ऊपर आई, मेरे पापा भी आ गए एंड हम लोग सब डर के मारे लग कर एक जगह बैठे। फिर क्या हुआ, जितने भी अंकल थे उनमें से एक अंकल तारा माँ को बहुत ज्यादा मानते थे। तारा माँ आप लोगों को पता, बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो गूगल सर्च कर लीजिए कि तारा माँ कौन सी गॉडेस है। उनको वो बहुत मानते थे एंड वो हमेशा गले में उनका एक बड़ा सा लॉकेट पहने रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो लॉकेट अपना निकाला एंड उस भैया के गले में डाल दिया। जैसे ही वो माला उनके गले में गई, वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उसके बाद उनकी फैमिली पूरी गैदर्ड होती है, मतलब उनके अंकल की फैमिली सारी गैदर्ड होती है। एंड गैदर्ड होके वो लोग उसी गांव में उस बाबा को कॉल करते हैं। वो बाबा बोलते हैं कि नहीं, जब तक अष्टमी का पहर नहीं टूटता है उसे कहीं भी ले जाना या ले आना पॉसिबल नहीं है। वो कुछ भी कर सकते क्योंकि अभी उसके पास बहुत पावर है, और इस टाइम में अगर हम उसको कहीं भी ले जाएंगे या ले आएंगे और अगर उसको यानी उस आत्मा को अगर थोड़ा सा भी भनक लग गया तो वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए फिर क्या डिसाइड किया जाता है कि उनको जब तक अष्टमी का पहर है, यानी कि रात के 3 बजे तक अष्टमी का पहर था, उसके बाद वो छूट जाता था, तो उनको उसी रूम में बंद किया जाएगा, मतलब ठीक इस वॉल के उस वाले रूम में। एंड वो पूरी रात चिल्लाते रहे हैं, पूरी रात रोते रहे हैं। कभी वो अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलते थे कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, कभी फिर रोने लगते थे, कभी फिर वैसी आवाज हो जाती थी, चीखने चिल्लाने लगते थे। मतलब मैं वो रात याद कर सकती हूँ, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हॉरिबल नाइट थी। एंड उसके बाद जब 3 बजते हैं, 3 बजने के बाद जो पहली ट्रेन थी उसी ट्रेन से उनको गांव ले जाया जाता है, उसी बाबा के पास। वो बाबा फिर से उनका ताबीज बना कर देते हैं, पूजा पाठ हवन बहुत कुछ कराया जाता है। मधु दीदी का पिंडदान भी साहिल भैया के हाथों कराया जाता है। अभी साहिल भैया गाँव में ही रहते हैं। उनकी उसी लड़की से, जिस लड़की को वो देखने वाले थे एंड जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ, उसी लड़की से उनकी शादी हुई है। आज उनकी शादी को काफी साल हो गए हैं, उनकी एक 4-5 साल की बेटी भी है। तो अभी वो खुश हैं। अभी भी उनको रात में सपने आते हैं मधु दीदी के, लेकिन अब वो किसी को भी हार्म नहीं करती। एंड मैं भगवान के पास बस यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले एंड इनकी फैमिली अच्छे से खुशी से रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ हाँ गलती साहिल भैया की भी थी, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था अपने प्यार के लिए, लेकिन वो नहीं ले पाए। तो ठीक है, उनको उनकी सजा मिल चुकी है। अब जो भी है, अब उनकी अपनी एक फैमिली है, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी फैमिली खुशी से रहे, वो खुशी से रहे अपनी फैमिली के साथ। बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आंख मेरी इधर कभी गई होगी, इधर कभी गई होगी, तो उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने भाई से उसका आईफोन चुरा के लाई हूँ एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किधर देखूँ, कैमरा की तरफ देखूँ या यहाँ देखूँ, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी स्टोरी आपको कैसी लगी है ये जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।